इस दलित महिला के चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। क्या आप इनके दुखों का अंदाजा लगा सकते हैं? जब आपको इनके साथ हुई घटना के बारे में पता चलेगा तो यकीन मानिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनके साथ आरोपियों ने ज्यादा गलत किया है या फिर यूपी पुलिस ने। और इतना ही नहीं, इनकी मदद करने पर पत्रकारों के साथ थाने में जो सलूक किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। मामला आजमगढ़ जिले का है, पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। ये हैं वाराणसी के रहने वाले सूरज फौजी। सूरज और उनके भाई दोनों ही सेना में हैं। ये तो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन इनका परिवार यूपी पुलिस के साए में सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इनके परिवार को सुरक्षा देने में अक्षम है। अब मजबूरन एक सेना के जवान को वीडियो बनाकर जनता से मदद मांगनी पड़ रही है। सेना के नाम पर बड़े बड़े नेता किस तरह से वोट की भीख मांगते हैं ये आप सब ने देखा है, मगर एक सैनिक के पीछे उसका परिवार किस हाल में होता है इसे भी देखने की जरूरत है। क्या है पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोयले की दलाली में हाथ तो काला होना ही है। कुछ दिन पहले अल जजीरा नाम के इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने अदानी और मोदी सरकार के बीच साठगांठ की पराकाष्ठा का खुलासा किया था। बताया था कि किस तरह से आउट ऑफ द वे जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद के जरिए अदानी को कोयले की खदानें दी गई। हालांकि एनडीटीवी पर टेक ओवर करने के बाद गौतम अदानी ने कहा था कि वो एनडीटीवी को अल जजीरा की तरह बनाना चाहते हैं। अब अल जजीरा इस तरह के खुलासे गौतम अदानी को लेकर कर रहा है, तो अभी भी एनडीटीवी को अल जजीरा की तरह बनाना चाहेंगे कि नहीं हमको नहीं पता। मगर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कोयले के इस खेल को भयंकर तरीके से उजागर करने का दावा किया है। बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल पूछे हैं। संजय सिंह की बातों को जरूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक नागरिक के रूप में आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से राजनीति और धन्ना सेठ मिलकर देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। देखते जाइए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारत चीन सीमा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं और कुछ जानकारियां भी दी हैं। चेहरा देख लीजिए, ये वही पवन खेड़ा हैं जिन्हें कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के पिताजी का अपमान करने के आरोप में असम पुलिस ने जहाज से उतार लिया था। जरा सी बात इनकी भी करेंगे। इनके नाम में तो साध्वी है, लेकिन जिस तरह के ट्वीट ये दिन भर करती हैं उससे इनके नाम और काम में बड़ा फर्क समझ में आता है। वहीं एक सवाल यह भी है कि यदि त्रुटिवश गौतम दास कह देने से प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी का अपमान हो जाता है तो विपक्षी दल के बड़े नेता और सांसद को सरेआम आए दिन जानबूझकर पप्पू कहने से क्या किसी का अपमान नहीं होता। बात हाथरस वाले कांड की भी करेंगे, जहां पर ऐसा लग रहा है कि आरोपियों से ज्यादा सजा तो उन पत्रकारों को मिल गई जो इस घटना को कवर करने जा रहे थे। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियोज आपको मिलती रहे। इसके बाद भी यदि वीडियो नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम वहां आपको सारे वीडियोज भेजते रहेंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है और संभव हो पाए तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल या फिर धन्ना सेठ के भरोसे नहीं है, हम आपके भरोसे हैं। और जिस दिन ऐसा लगेगा कि किसी सेठ का भरोसा लेना पड़े तो चाय की दुकान खोल लेना मंजूर हो। आप लोग भी पकौड़ा खाने जरूर आइएगा। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आए दिन नई गहराइयों में गिरती जा रही है। आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाने में एक दलित महिला पहुंची। उसने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट हुई, बलात्कार करने की कोशिश की गई। मगर जब वो महिला थाने में रिपोर्ट कराने पहुंची तो उसे 4 घंटे तक बैठाया रखा गया। आरोप यह भी है कि महिला से कहा गया कि पहले विवेचना होगी, बाद में एफआईआर होगा। इतना ही नहीं, एक पत्रकार जब इस मामले पर पीड़ित दलित महिला से बात करने पहुंचे तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है आप इसे देखते जाइए। पत्रकार को यह कहना पड़ा कि लाइव चल रहा है, तब जाकर पुलिस वाले ने इनका हाथ छोड़ा। ऐसा लग रहा है कि देश में दलितों की अस्मिता का कोई मान सम्मान नहीं रह गया है। हाल ही में आपने देखा था इस आदमी के भाई ने किस तरह से दलित की बारात में घुसकर गुंडई की थी, कुर्सियां तोड़ने का आरोप लगा था, सरेआम हाथ में पिस्टल लहरा रहा था, वीडियोज में साफ साफ देखा जा रहा था। एफआईआर दर्ज हुई, इसके कई दिन बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी की खबर अभी लोगों तक पहुंची भी नहीं थी कि जमानत मिल गई। याद करिए, कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ क्या क्या हुआ था। यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी। इस खबर को कवर करने गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को महीनों तक जेल में ठूस कर रखा गया। अन्य पत्रकारों को भी अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर कवरेज को रोकने का प्रयास था। SC/ST कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पीड़ित परिवार इस मामले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि कह लीजिए कि भयंकर तरीके से नाराज है हमारी कानून व्यवस्था पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर। पीड़िता का परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी होने का आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि जब तक देश में भाजपा की सरकार है बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता। इनका कहना यह भी है कि बीजेपी का यह धंधा हो गया है कि किसी लड़की के साथ, किसी बहू बेटी के साथ कुछ भी हो जाए उसे 2 मिनट में साफ कर दिया जाएगा। परिवार ने यहां तक कह दिया कि जब तक सभी आरोपियों को सजा नहीं मिलती हम अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। बीजेपी वालों ने यह धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं। 2 सेकंड में साफ कर देते हैं, क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी।
नहीं करेंगे, अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा। चारों के साथ में वही सलूट होना चाहिए, जैसे हमारी बहन हमारे घर की बेटी तड़प तड़प के गई है ना, उसी तरीका से ये सलाखों के पीछे होंगे तब अस्थियों का विसर्जन होगा। वैसे भी जिस देश में बलात्कार के दोषियों को, सजा याफ्ता दोषियों को चुनाव से ठीक पहले पेरोल पर 40-40 दिनों के लिए बाहर निकाला जाता हो और बड़े बड़े मंत्री नेता जाकर दंडवत होते हो, जी हाँ मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आम आदमी के लिए न्याय पाना कितना मुश्किल है आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और उस पर भी यदि आप दलित समाज से हैं, कमजोर हैं, मालदार नहीं हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, तो फिर न्याय की पुड़िया बनाकर हजारों करोड़ के बजट से शुद्ध की गई गंगा में बहा दीजिए। हालांकि गंगा कितनी सिद्ध हुई है ये गंगा ही बता सकती है, क्योंकि गंगा यदि बुला सकती है तो बता भी सकती है। उत्तर प्रदेश में ही एक शहर पड़ता है क्योटो। हालांकि पहले इसका नाम वाराणसी हुआ करता था, वाराणसी अभी भी ऑफिशियल नाम है, लेकिन अब बहुत ही स्मार्ट हो गया है कथित तौर पर, इसीलिए इसका नाम बदल दीजिए, कम से कम जबान पर तो बदल ही सकते हैं। इसी स्मार्ट सिटी में एक सेना का जवान प्रशासन से मदद मांग मांग कर थक चुका है और अब जनता से अपील कर रहा है। इनका आरोप है कि इन्होंने अपनी माताजी के नाम पर जमीन खरीदी थी, बाकायदा बाउंड्री वाल बनवाने के बाद जमीन खरीदी थी। बाद में कुछ माफिया टाइप के लोग, भूमाफिया टाइप के लोग इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जवान के परिवार के साथ भयंकर रूप से मारपीट की जा रही है। इसके तमाम वीडियोज और फोटोज इन्होंने हमें भेजी है। तस्वीरों में खून खराबा बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये सेना का जवान किस तरह से गुहार लगा रहा है, कितना मजबूर है, एक बार आप भी इसे सुन लीजिए। हम 2 भाई हैं, दोनों फौज में हैं। मैं फौजी सूरज, ग्राम नहवानीपुर, पोस्ट बनकट, जिला वाराणसी का निवासी हूं। मैं अभी वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हूं। मैंने अपने माता के नाम एक ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी, जिसके द्वारा हमने उसमें बाउंड्री बनवा के रजिस्ट्री कराई थी। कुछ दबंगों द्वारा हमारी बाउंड्री तोड़ दिया गया, जिसके नाम पे हमने FIR कराया था 307, 308 और FIR दर्ज हुआ है, जिससे दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोल रहे हैं प्रशासन के पास जाएगा तो मैं तुमको हरिजन एक्ट लगवा के फंसा के तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। ये अपने आप को विजय मिश्रा का रिश्तेदार बताता है, जिससे बोलता है कि मैं तुम्हाको गोली मार दूंगा। और इनका अवैध गांजे का सप्लाई करते हैं, जो कि 5-7 जगहों पे पूरे के पूरे गांजा सप्लाई करते हैं और उसी के पैसे के दम पर हमको परेशान किया जा रहा है, जिससे ये कहां से फ़ोन करवाते हैं और हमको धमकियां दिलाते हैं। और कहीं भी जाओ तो ये बोलते हैं हमारा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तू एक फ़ौजी है, तू फ़ौजी क्या कर सकता है। मैं सूरज फ़ौजी न चाहते हुए भी आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है कि आप लोग अभी हमारी मदद कर सकते हैं। हमें अभी प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। हमें हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। कल के डेट में अगर कुछ हो जा रहा है, हमारा या हमारे परिवार को जान से मारा जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार गुड्डू मिश्रा, दीना मिश्रा, चंदन मिश्रा, ये पूरे दीपक मिश्रा, ये पूरे इसके जिम्मेदार होंगे। इन्हें देखिए, इनके नाम में लिखा हुआ है साध्वी, और जरा इनकी भाषा भी देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि जब मोदी जी विदेश जाते हैं भारतीय अच्छे हैं, भारत महाशक्ति बन रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि और जब पप्पू विदेश जाते हैं भारत खराब है, भारतीय बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पप्पू शब्द इन्होंने किसके लिए लिखा हुआ है। क्या विपक्ष के एक नेता के लिए इस शब्दावली का प्रयोग मानहानि के दायरे में नहीं आता? क्या इससे राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? हालांकि ये सभी लोग जान चुके हैं कि पिछले कुछ सालों में इस शब्द के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए। वैसे एक बात और समझने वाली है कि प्रधानमंत्री जी का शायद ही कोई विदेशी दौरा हो जहां पर उन्होंने कुछ बोला और भारतीय राजनीति के बारे में टिप्पणी न की, विपक्ष पर कोई आरोप न लगाया हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती पर यह तक कह दिया कि पहले लोग भारत में पैदा होते थे तो सोचते थे कि हमारी किस्मत ही खराब थी जो भारत में पैदा हो गए। क्या इससे भारत का नाम हो रहा था? क्या 2014 से पहले भारत इतना बुरा था कि लोग पश्चाताप करते थे भारत में पैदा होकर? इनका कहना है कि पप्पू विदेश जाते हैं तो भारत खराब है, भारतीय बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ऐसा बताते हैं। जबकि राहुल गांधी ने भारत के बारे में कुछ भी नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जरूर कुछ कहा है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग देश में धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की जासूसी की गई। अब यह अलग बात है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को ही भारत समझ बैठे हैं। कोई उस व्यक्ति से सवाल कर लेता है तो भारत पर सवाल हो जाता है। ठीक उसी तरह से किसी सेठ पर जब फ्रॉड करने का आरोप लगाया जाता है तो वो भारत पर हमला बता दिया जाता है। कोई आदमी गमला चुराते हुए पकड़ा जाता है तो भारत माथा
था कि जय जय श्री राम, जय हिंदुत्व के नारे लगाने लगता है। कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संजय सिंह ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इनकी पूरी बात को बहुत ही गौर से सुनिए, इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को भी सुनकर ही जाइएगा। ये लोग उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो मुद्दे गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ना दिखाने के लिए ही, उसे छुपाने के लिए ही गोदी मीडिया को मोटा माल दिया जाता है। हमारा काम, यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। अडानी को ये कोयला मिल गया, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सरकार ने नहीं माना। राजस्थान की सरकार के साथ जो समझौता हुआ वो चौंकाने वाला समझौता। 74% अडानी को, 26% राजस्थान की सरकार को। और कोयला राज्य सरकार को जो अडानी बेच रहे थे, राज्य सरकार की ही खदान से, वो कोयला कोल इंडिया से भी महंगा बेच रहे थे। कहानी यहां शुरू होती है। कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को जो कोयला देता है, वो कोयला देता है 2300 रुपए प्रति टन, और अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से कोयला निकाल के राजस्थान को ही जो कोयला बेचता है, वो कोयला बेचता है 2000 रुपए टन। 23 राजस्थान की सरकार को कोल इंडिया देती है 2000 रुपए टन, अडानी देता है 2300 रुपए टन। 300 रुपए प्रति टन अपनी ही खदान से राजस्थान की सरकार वहां के पावर प्लांट में महंगा कोयला अडानी से खरीदती है। यानी खदान आवंटित हुई राजस्थान की सरकार को। भारत की सरकार ने कहा कोयला खदान आपकी है, कोयला सस्ते में निकालिए, सस्ते में खरीदिए, और जो बिजली का उत्पादन कीजिए वो सस्ता होगा, तो सस्ते में आप जनता को बिजली देंगे। लेकिन वो कोयला मिल गया अडानी को, वो खदान मिल गई अडानी को। अडानी राजस्थान की सरकार को 2300 रुपए टन में कोयला दे रहा है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान की सरकार को 2000 रुपए टन में कोयला दे रहा है। आप लाल कालीन बिछाइए, चलिए वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप लाल आंख नहीं दिखा सकते, हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। हमें मालूम है कि आपको पसंद है चीन, हमें आपके रिश्ते मालूम है। हमें ये मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप क्यों बार बार वहां जाते थे। हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था, हमें मालूम है आपको लंदन का वीजा नहीं मिल रहा था, यूके का। हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था, आप चले जाते थे बार बार। स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त कहते थे चीन हमारी मदद करेगा गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाने की। गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई। ये देखिए आप फर्क। तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, वो हम समझे नहीं थे कि वो चीन बनाएगा हमारी टेरिटरी में आकर।